हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास को प्रॉपर वे में देखेंगे और समझेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने आप लोगों से चैप्टर 5 को डिस्कस किया था, जिसमें हम आप लोगों से बैटरी के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स जो है दोस्तों बैटरी का जो है, क्योंकि आप लोगों को बैटरी का एक ही लेक्चर मिला है, एक लेक्चर और हुआ है जिसमें आप लोगों को 45 मिनट का एक लेक्चर हुआ है जो आप लोग एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी चैनल पे नए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे भी आप लोगों को, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि आप लोगों को क्लासेस दी जाएंगी, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी ऐसी क्लासेस होंगी जो कि आपको यूट्यूब पे भी दी जा रही हैं। लेकिन कंप्लीट कोर्स के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन पर ही जाना होगा मेरे भाई। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसमें हम आप लोगों से बात करेंगे यहाँ पे फंडामेंटल एसी को, या एसी फंडामेंटल को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, यह चैप्टर जो होगा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, चाहे हमारा एसएससी जेई का हो, चाहे हमारा यूपीपीसीएल हो, चाहे हमारा कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा, अगर जेई लेवल पे आप टेक्निकल पूछा जा रहा है, अगर वेट वाली होगी वहाँ पे, तो एसी फंडामेंटल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब ये तो हुई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बातें। अब बात की जाती है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा सर। तो सेमेस्टर एग्जाम में इनके जो डेफिनेशंस होते हैं दोस्तों उनको पूछा जाएगा और इनसे बनने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज को कैसे यहाँ पे डील किया जाएगा, हर एक चीज मैं बताऊंगा दोस्तों। बस आप लोगों को क्लास को डेली क्या करना है, देखना है। ठीक है, आप लोगों को एप्लीकेशन पे सभी स्टूडेंट्स जाके इनरोल कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही मिनिमल फीस है, ये आप लोगों को पता ही होती है कि एप्लीकेशन पे जाएंगे तो केवल और केवल 99 रुपए में आप लोग कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर पाओगे। अभी आप लोगों के पास टाइम है दोस्तों, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर बैक लग गया तो समझ लीजिएगा आपका कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप लोग कहीं पे भी जाते भी हो भाई तो बोलेंगे आपका बीडब्ल्यू में जब बैक लग गया, यानी कोर सब्जेक्ट में ही जब आपका बैक लग गया तो आपको क्या नॉलेज होगा, ऐसे पूछा जाता है भाई। अगर नहीं पता है दोस्तों तो अपने अपने सीनियर से पूछ लीजिए, जो आप लोगों को जो कंपनी वगैरह में जॉब कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके उस पर मार्कशीट पे रहेंगी, फाइनल मार्कशीट जब आएगा तो उस पर लिखा रहेगा कि इन सब्जेक्ट में आपने बैक खाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को समझना पड़ेगा दोस्तों। जल्दी से आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें आप लोगों को हमने बताया था क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, फंडामेंटल एसी का कंप्लीट कोर्स जो होगा एप्लीकेशन पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन एसी एंड डीसी सिस्टम के बारे में, यानी एसी और डीसी जो करंट होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पे अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं भाई चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं भाई जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, भाई कर लीजिए, क्या जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एसी फंडामेंटल। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा। अब दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है दोस्तों जिसका हमारा कहने की बातें है कि यहाँ पे हमारा परिमाण और दिशा, यानी परिमाण मतलब होता है दोस्तों उसकी डायरेक्शन की बात की जा रही है। डायरेक्शन और परिमाण दोनों क्या होगा दोस्तों, एक निश्चित समय के बाद हमारा परिवर्तित होता रहता है, वही हमारा क्या कहलाता है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहलाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशंस भी आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली आपकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी इसकी। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, लिखना है कि वह राशि जिसका, ठीक है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों इससे न्यूमेरिकल। ठीक है, लिखा जाना है कि वह राशि जिसका परिमाण तथा दिशा एक निश्चित समय पर परिवर्तित होती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रत्यावर्ती राशि क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा मतलब राशि मतलब होता है क्वांटिटी। अब दोस्तों राशि में हम दो प्रकार से देख लेते हैं। ये जो प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है दोस्तों दो प्रकार की हो जाएगी। इसमें हम एक करंट को बात कर लेते हैं, एक वोल्टेज को बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया दोस्तों, प्रत्यावर्ती राशि है दोस्तों दो प्रकार की होगी। जैसे आप लोग अपने राशियां भी आप लोग जानते होंगे, कोई किसी का भाई कोई राशि है, कोई किसी का कोई राशि है, तो ऐसे ही हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो है दोस्तों इसकी भी दो प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। एक हमारा करंट का हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज देखते हैं, एक हमारा वोल्टेज का होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो होंगी दोस्तों दो प्रकार की होंगी, हमने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। पहला है दोस्तों यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा है हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यानी अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसके इंग्लिश वाले टर्म्स को जरूर याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आगे चल के हर एक चीज़ इंग्लिश में ही मिलने वाली है। अगर कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे दोस्तों तो हर एक चीज़ जो
स्टैंडर्ड बुक होंगी वो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है सर? एक बार हमारा क्या होगा, इसका परिमाण और दिशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। परिमाण और दिशा का मतलब होता है कि हमारा यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसे पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इसे हम नेगेटिव हाफ साइकिल बोलेंगे। ठीक है, यानी कहने की बातें हैं दोस्तों, जितना हमारा ये वाला पार्ट होगा उतना ही पार्ट हमारा नेगेटिव वाला का भी होगा। यानी यह जितना मैक्सिमम पार्ट होगा पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, उतना ही ये भी हमारा नेगेटिव मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वाला पार्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे हम नेगेटिव मैक्सिमम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, एक साइकिल कंप्लीट करने में, किसी साइनसोइडल वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमें 360 डिग्री का मतलब कि रोटेशन करना पड़ता है। कितना? 360। देखिए दोस्तों, 2 पाई का मतलब, 1 पाई का मतलब होता है 180 और 2 पाई का मतलब हो जाएगा 360 डिग्री। अब हाफ साइकिल कितने की होगी दोस्तों? तो बोलेंगे सर 180 अंश का हमारा हाफ साइकिल होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों एक साइकिल कंप्लीट कर, जो ये देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है। यानी जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है दोस्तों, यह हमारा 360 डिग्री में एक साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। अब इसी प्रकार से हमारा ये अल्टरनेटिंग करंट चलता रहता है। इसी प्रकार से हमारा हर एक वेव चलती रहती है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे साइनसोइडल करंट की बात की जाएगी जब भी, यानी प्रत्यावर्ती धारा की बात की जाएगी, तो I इक्वल टू होता है I मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी। अब दोस्तों ओमेगा क्या है? ये हमारी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि ये चीजें आप लोगों को पता हो भाई, अभी से पता रहेंगे तभी जाके आगे मजा आने वाला होगा। ठीक है, मैं बात लिख देता हूँ यहाँ पे, चूंकि ओमेगा बराबर हमने क्या बताया दोस्तों, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ होता है। ठीक है, कभी आप लोगों से पूछा जाए कि ओमेगा बराबर क्या होता है तो आप लोग यही बताइएगा। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हर एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, बस छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों एक साइकिल देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल जब हमारा कंप्लीट कर लेता है तो उसे हम एक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, फिलहाल एक साइकिल या साइकिल क्या होता है आगे चल के इसके डेफिनेशंस भी हमें जाननी है, फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को इतना जानकारी लेना है। ठीक है, अब दोस्तों ये था मेरा प्रत्यावर्ती धारा। अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज की मैं बात करूंगा, यानी अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की मैं जब बात करूंगा, सिंपल से वे में हर एक चीज वही रहेगी। यहाँ पे मेरा जो टाइम रहेगा दोस्तों, ये हमारा ओमेगा टी रहेगा, वोल्टेज जो रहेगा हमारा वी ही रहेगा। वही बात की जाएगी दोस्तों, यहाँ पे जो इसका वेव रहेगा दोस्तों, वेव फॉर्म भी कुछ वही उसी प्रकार सिंपल से वे में रहेगा। ये मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाएगा, ये मेरा क्या होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को कहा मैंने आप लोगों को पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल आप लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बता रखा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है दोस्तों, पॉजिटिव हाफ साइकिल का ये वाला पॉइंट जो होता है मैक्सिमम पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये पॉजिटिव मैक्सिमम होता है। वहीं जब हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो होता है ये नेगेटिव मैक्सिमम होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो कम्प्लीटली ये है दोस्तों, एक साइकिल जब साइनसोइडल वेव एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है, और एक साइकिल को कंप्लीट करने में इसको 360 डिग्री का हमें 360 डिग्री का एंगल पे 360 डिग्री का यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल 180 डिग्री पे आया, फिर दूसरी हाफ साइकिल जो होगी नेगेटिव हाफ साइकिल 180 डिग्री में। तो कहने की बातें हैं कि कोई हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा वो क्या करेगा, 360 डिग्री में अपना कंप्लीट फेज को पूरा कर लेगा। ठीक है, अगली बात अगर बात करेंगे दोस्तों मैक्सिमम वोल्टेज की बात की जाएगी, साइनसोइडल वोल्टेज क्या होता है, तो यहाँ पे साइनसोइडल वोल्टेज यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है V इक्वल टू होता है Vm साइन ओमेगा टी। Vm क्या है सर, ये मैक्सिमम वोल्टेज है भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। Im क्या है, मैक्सिमम करंट की बात की जा रही है, यानी मैक्सिमम Im जो है दोस्तों ये क्या है, मैक्सिमम करंट है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो वेव है दोस्तों ये मेरा साइनसोइडल वेव है। जब भी बात की जाएगी साइनसोइडल वेव की तो वहाँ पे हमारा साइन ओमेगा टी क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक हमारी तो फ्रीक्वेंसी हो गई और एक हमारी क्या हो जाएगी, टाइम हो जाएगी। यानी फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का कितना फ्रीक्वेंसी है उसकी और कितना इसका टाइम है, उसका गुणनफल है यहाँ पे साइनसोइडल वेव का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, दोनों फार्मूले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, और आएगा क्वेश्चन तो यही सारे दोनों फार्मूले पे भी क्वेश्चन बेस्ड आ सकते हैं। अब दोस्तों ये तो मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज दोनों के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। वोल्टेज वाले फार्मूले को आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये मेरा वोल्टेज वाला फार्मूला है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। दोनों चीजों को मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे फार्मूले जो होते हैं छोटे छोटे ये जान होते हैं। ठीक है, जैसे आपके बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो आपकी जान होते हैं। ठीक है,
हर एक पार्ट का अपना अपना वर्क होता है, वैसे ही हमारे हर एक फार्मूले का यहाँ पे भी वर्क होता है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैंने ओमेगा बराबर क्या बताया दोस्तों, ओमेगा बराबर होता है 2πf होता है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम पता करेंगे कि हमारा एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हम आप लोग बचपन में पढ़ते थे वैसे ही हर एक चीज को फिर से बताई जाएगी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, यानी एसी व डीसी में क्या अंतर है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, डीसी मतलब होता है दिष्ट धारा। ठीक है, हिंदी में भी बोल दिया मैंने, एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे, और डीसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, जिसे हम दिष्ट धारा बोलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदी में पूछा जाए या इंग्लिश में पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे हम पहला पॉइंट को नोट करवाना चाहेंगे। पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों कि इसका वेव फॉर्म जो होता है साइनोसोडल होता है। साइनोसोडल का मतलब होता है दोस्तों इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल से इस प्रकार से हमारा जो होता है बनता है, यही मेरा क्या होता है, यही मेरा होता है दोस्तों साइनोसोडल वेव। ये साइनोसोडल वेव जो दिखाया दोस्तों, ये हमारा करंट का साइनोसोडल वेव है। जब भी यहाँ पे करंट आ जाएगी तो यहाँ पे करंट वाला हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट का हमारा साइनोसोडल वेव है। अगर वोल्टेज आ जाएगा दोस्तों तो हमारा बोला जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का साइनोसोडल वेव है। ठीक है, तो दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम यही बात करेंगे दोस्तों, डीसी का जो हमारा वेव फॉर्म बनता है, यहाँ पे लिखा गया है कि इसका वेव फॉर्म कांस्टेंट और लीनियर होता है। कहने की बातें हैं, यहाँ पे हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट करंट देखने को मिल जाता है। यानी करंट का हमारा जो है, डीसी का जो हमारा है यहाँ पे करंट का जो हमने यहाँ पे दिखाया वेव फॉर्म, ये हमारा डायरेक्ट करंट का यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका वेव फॉर्म देखने को मिल जाता है, यानी कांस्टेंट डीसी हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिएगा अगली पॉइंट जो रहेगी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि इसका जो नेचर होता है चेंज होता रहता है। नेचर मतलब होता है कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, कभी नेगेटिव होगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो यही बात बोला गया है, इसका जो नेचर होता है चेंज होता रहता है। वहीं हम जब बात करेंगे दोस्तों क्या डीसी का नेचर चेंज होता है, कहने की बातें है डीसी हमारा क्या हमारा इसका यह डीसी हमारा परिवर्तित होता रहता है, तो बोलेंगे नहीं सर डीसी हमारा परिवर्तित नहीं होता है, थोड़ा बहुत पल्सेटिंग हो सकता है। तो लिखेंगे इसका कि इसका नेचर एक ही दिशा में होती है। यानी कहने की बात है कि एक सिंपल से डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में होती है, यही चीज यहाँ पे बताई गई। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हम बात करेंगे दोस्तों इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है शून्य नहीं होती है। कहने की बात जो है अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों, ये हमारी जीरो नहीं होती है। जब हम बात करेंगे अपने डीसी में, डीसी के लिए, डीसी यानी दिष्ट धारा के लिए यानी डायरेक्ट करंट के लिए जब भी बात की जाएगी तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है दोस्तों, आवृत्ति हमारी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, यानी एफ की वैल्यू जो होगी दोस्तों जीरो हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझिएगा, हम बात कर रहे हैं आवृत्ति, आवृत्ति हमारी तभी होगी दोस्तों जब हमारा उसमें क्या होगा, उसमें अल्टरनेटिंग वाला नेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे अल्टरनेटिंग वाला नेचर आपको चाहे झूले वाले में, सॉरी झूले में नहीं, आप लोग रस्सी लेके देखते हो दोस्तों, रस्सी जैसे झटक देते हो तो उसमें बहुत सारे हिलोर मिलते हैं देखने को, वो उसमें भी क्या होता है फ्रीक्वेंसी ही उत्पन्न होती है। आपकी वॉइस में भी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। जबकि हम बात करेंगे डीसी में तो इसमें किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब दोस्तों ये बातें जो की जा रही है इसके आगे की, अब सारी चीजें आप लोगों को आगे की बातें हैं। ठीक है, जो लिखना है यहाँ पे, जैसे मैं बात करूंगा ये वाला पॉइंट जो है टीडीपी का रहेगा, आगे जो भी 3-4 पॉइंट रहेंगे टीडीपी और बाकी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन पॉइंट्स हमारे सभी याद होने चाहिए। लिखना है दोस्तों इसका जो ट्रांसमिशन होता है खर्चीला हो जाता है, यानी इसका जो हम ट्रांसमिशन करते हैं, आप लोगों ने पहाड़ों पे देखा होगा, बड़े बड़े टावर्स को देखा होगा, टावर्स पे जाती हुई लाइनों को देखा होगा और उन लाइनों की आवाज़ों को भी सुना होगा। ट्रांसमिशन लाइन में जो होने वाले वॉइस होते हैं, आवाज़ होती है दोस्तों, उसको हम हिसिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हिसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, हिसिंग बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखेगा। और जब भी हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर में आने वाली वॉइस जो होती है, आवाज़ जो होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम हमिंग बोलते हैं। तो देखिएगा नॉइज लेवल से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइएगा कि ट्रांसफार्मर में होने वाली ध्वनि को हम क्या कहेंगे, हमिंग कहेंगे। और बात की जाएगी जब हम बात करेंगे अपने ट्रांसमिशन लाइन में होने वाली ध्वनि को हम क्या कहेंगे, उसे हम हिसिंग बोलेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हमने बोला दोस्तों जो एसी का ट्रांसमिशन किया जाता है ये हमारा खर्चीला पड़ जाता है। वही बात की जाती है दोस्तों जब हम डीसी का ट्रांसमिशन करते हैं तो इसका जो कॉस्ट होता है इकोनॉमिकल पड़ जाता है। ठीक है, इकोनॉमिकल का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, यानी हम अपना एफर्ट कर सकते हैं इसको लगाने में। ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति भी डीसी का ट्रांसमिशन कर सकता है, बट वहीं हम जब बात करेंगे दोस्तों एसी ट्रांसमिशन की जब भी बात की जाएगी तो यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यह जो हमारा एसी का ट्रांसमिशन होता है खर्चीला हो जाता है, यानी इसमें कॉस्ट जो हो जाती है बढ़ जाती है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहेगी दोस्तों, लिखना है कि इसके
इसके वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सस्ता व सुगम होता है। यानी इसका वोल्टेज का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, यानी सब स्टेशन से हमारे कंज्यूमर्स के बीच में जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, अब देखिएगा इसका थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों को ना समझ में आए कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है दोस्तों बंटवारा करना, ठीक है। बंटवारा कहाँ से होता है दोस्तों? आपके सब स्टेशन से होता है, ठीक है। सब स्टेशन आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा। तो जो हमारा सब स्टेशन होता है वहाँ से आपके गांव तक जो लाइट आती है दोस्तों, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमारे एसी का डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा जो होता है, वितरण जो होता है, सुगम व सस्ता होता है, ठीक है। वहीं हम जब बात करेंगे दोस्तों अपने डीसी के लिए, तो इसके वोल्टेज का वितरण जो होता है महंगा व कठिन होता है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? इसका मतलब भी आप लोगों को पता हो गया होगा कि इसकी जो कास्ट है दोस्तों, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना हमारा कठिन हो जाता है। यही ट्रांसमिशन जो होता है हमारा इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए कि हम ट्रांसमिशन किसका हमारा अधिक खर्चीला होगा, ट्रांसमिशन किसका कम खर्चीला होगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हम किसको अधिक वे में कर पाएंगे और किसका वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कम खर्च में कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करके रखना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एसी का ट्रांसमिशन और एसी का ही डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें लिखना है, एसी में लिखना है कि इसमें स्किन इफेक्ट होता है। कहने की बातें है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है हमारा स्किन इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। और यह जो स्किन इफेक्ट होता है करंट से संबंधित होता है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे स्किन इफेक्ट या फ्रिक्वेंसी पे जब भी डिपेंड करेगा, तो हमारे फ्रिक्वेंसी आप लोगों की अल्टरनेटिव करंट की फ्रिक्वेंसी होती है, जीरो नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो ये बात की जाएगी स्किन इफेक्ट की, तो स्किन इफेक्ट जो होता है एसी के कारण होता है, सॉरी फ्रिक्वेंसी के कारण होता है। तो फ्रिक्वेंसी इसमें होती है, तो यहाँ पे हमारा स्किन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। जब भी बात की जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हमने बोला है कि फ्रिक्वेंसी इसकी जीरो होती है, तो इसमें क्या होगा, स्किन इफेक्ट हमारा जीरो नहीं होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये जो पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं, ये आगे की पॉइंट्स हैं, इनको भी जरूर हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बावजूद, ठीक है। तीसरा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा दोस्तों, लिखना है कि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं। जब भी हम बात करेंगे रिएक्टेंस को हम बेसिकली एक्स से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा दोस्तों, इसे एक्सएल से डिनोट करेंगे, किससे, एक्स एल से। बराबर क्या होगा दोस्तों, इसके बराबर होता है, एक्सएल बराबर होता है 2πfl होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली पॉइंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या कहा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एसी के लिए क्या होगा, एक्सएल इक्वल टू 2πfl होगा। ये बातें फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा इसी में डीसी में, कि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है जीरो होता है। यानी डीसी का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा दोस्तों, ये जीरो होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा इसमें लिखा गया है, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर की बात की जा रही है, यानी रिएक्टेंस को बेसिकली हम एक्स से डिनोट करेंगे, और जो बात की जा रही है कैपेसिटर को हम बेसिकली सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू होता है 1/2πfc होता है, ठीक है। बेसिकली जो यहाँ पे 2πf है दोस्तों, इसे ओमेगा भी बोल देंगे, ठीक है, ओमेगा सी भी बोलेंगे, ओमेगा एल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने 2πf बराबर बता दिया है, क्या होता है, ओमेगा होता है, ठीक है। ये बातें आप लोगों को पहले ही बता दी है, ठीक है। तो दोस्तों एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2πf हो जाएगा, ठीक है। ये होता है किसके लिए, एसी के लिए। वहीं डीसी की बात की जाएगी दोस्तों, तो इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है डीसी के लिए, तो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा अनंत होता है, ठीक है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली बात जब की जाएगी दोस्तों, अब देखिएगा अनंत क्यों हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा फ्रिक्वेंसी हमारी इसमें क्या हो जाती है, जीरो हो जाएगी, तो 1/0 जो होगा दोस्तों, ये हमारा अनंत ही कहलाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली पॉइंट जो रहेगी दोस्तों, इसका जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस को बेसिकली हम जेड से डिनोट करेंगे। ये पॉइंट्स आप लोगों को आगे चल के हर एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। आगे आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगी दोस्तों, फिर आप लोग ऐसे ही जो डेफिनेशन लिखे गए बहुत ही सिंपल वे में आप लोग लिख पाओगे, क्योंकि ये बातें जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें जो एक्सी होता है, एक्सल होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको मैं आगे चल के हर एक चीज़ को डिस्कस करूँगा, ठीक है। बट इन चीज़ों को आप लोगों को पहले यहाँ पे हमें क्या है, दोनों में डिफरेंस बताना है, तो दोनों में डिफरेंस लेके हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अपने एसी के लिए, तो इसमें होता है इंडक्टिव जो इसका इम्पीडेंस होता है दोस्तों, इम्पीडेंस जेड इक्वल टू होता है, हमने सीरीज के लिए बोला है दोस्तों, सीरीज हमारा जो होगा, सीरीज RLC सर्किट के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं, जो इम्पीडेंस होता है दोस्तों R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमारा इम्पीडेंस है RLC सर्किट के लिए, ठीक है। आगे चल के हर एक सर्किट को भी बताऊंगा, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव। उसके बाद हमारा होगा RL, RC, RLC, तीनों सर्किट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो इसका इंडक्टिव, इसका इम्पीडेंस होता है दोस्तों,
बेसिकली यहाँ पे हमारे जो जो हमारा इम्पीडेंस होता है दोस्तों Z इक्वल टू R होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सल और एक्सी जो क्या होते हैं दोस्तों, ये दोनों हमारे नेग्लेक्ट होते हैं। क्योंकि हमने बताया दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा 0 हो जाएगा, वहीं जब भी बात की जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा अनंत हो जाएगा, यानी इसको भी हम क्या कर देंगे, यानी 0 में से अनंत में से घटाएंगे तो हमारा 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो कहने की बातें हैं कंप्लीटली हमारा जो इम्पीडेंस होगा दोस्तों डीसी के लिए हमारा Z इक्वल टू R हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेगा। यानी डीसी की कंडीशन में हम बोलेंगे हमारा जो हमारा डीसी के कंडीशन में हमारा जो इम्पीडेंस होता है दोस्तों, ये Z इक्वल टू R होता है, यानी यही रेजोनेंस की कंडीशन भी होती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, रेजोनेंस आगे चल के पढ़ाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या है दोस्तों कि ओम के नियम के अनुसार यहाँ पे करंट जो होती है एसी में हम बात करेंगे, एसी में जब हम करंट की बात करेंगे दोस्तों I इक्वल टू V अपन Z हो जाता है। Z क्या है दोस्तों, यही Z वही है जो रेजिस्टेंस होता था हमारे डीसी सर्किट में। ठीक है, यहाँ पे भी पढ़ लेंगे, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार धारा जो होगी दोस्तों I इक्वल टू V अपन R होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा इंपीडेंस है दोस्तों, ये जो इंपीडेंस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यही रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, यानी यह भी हमारा क्या करता है, सर्किट में धारा के बहाव को अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेगा। तो Z क्या है दोस्तों, ये जहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अपने AC में जब भी बात की जाएगी R की जगह पे हमारा Z हो जाएगा, और वहीं DC की जगह पे हमारा R ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझना है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों AC में हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो V इक्वल टू IZ होगा। क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा AC के लिए। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे नहीं लिखी गई हैं, यहाँ पे मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा AC के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, V इक्वल टू I इंटू Z हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप का हो जाएगा डीसी में, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है V इक्वल टू I इंटू R हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों। आई होप आप लोगों को यह लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी पॉइंट्स आप लोगों को दिक्कत हो रहे होंगे वो आप लोगों को आगे चल के हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये जो बातें आज की गई हैं कुछ इसमें पॉइंट्स थे जो कि आगे के थे। बेसिकली इन चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर हमें डिफरेंस लिखना है, अच्छा खासा डिफरेंस लिखना है, एग्जामिनर को हमें खुश करना है, तो इतने सारे टॉपिक्स को हमें या पॉइंट्स को अच्छे पॉइंट्स जो हैं उनको जरूर लिखना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे अपने एसी फंडामेंटल के, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे दोस्तों, इसके ऊपर से जो भी पॉइंट्स हैं हमारे लिए कोई मतलब के नहीं है, लेकिन ए वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ए वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ए वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ए वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि दोस्तों हम एसी फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, और एसी फंडामेंटल से रिलेटेड अगर हम अब यहाँ पे डिफरेंस नहीं देंगे तो एग्जामिनर हमें क्या समझेगा। ठीक है, तो यही बात आप लोग समझ सकते हो कि किस प्रकार से चीज़ों को लिखना होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे भी आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग बताएंगे, आगे चल के जो भी यहाँ पे डाउट्स रहेंगे आप लोगों को हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बातें जो मैं किया हूँ ये हर एक चीज़ बातें जो है आगे की है। ठीक है, इसके आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, कुछ डेफिनेशंस रहेंगे, डेफिनेशंस को जैसे ही डिस्कस कर लिया जाएगा उसके बाद हम अपने सर्किट को आगे बढ़ाएंगे, यानी फंडामेंटल एसी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें रहेंगी आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में क्लियर कट होती चली जाएंगी। इसके आगे मैं बात करूँगा कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल्स क्या होता है, इसके डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होगा, एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटीज बाय फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों, इसका साइनसोइडल वेव का हम फेजर डायग्राम भी आप लोगों को बताएंगे, कैसे खींचा जाता है, हर एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों इक्वेशन ऑफ साइनसोइडल वेव फॉर्म फॉर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज एंड इट्स यहाँ पे डेरिवेशंस है, यानी इसका डेरिवेशंस भी हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, साइनसोइडल वेव जो आप लोगों ने पढ़ा दोस्तों, करंट की मैं बात करूंगा I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा दोस्तों, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा, और कैसे इसको V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी आता है, इसको भी मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दोस्तों यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू प्योरली, यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, ये दोस्तों टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चाहे मैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करूंगा, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, तीनों के लिए हमारे यहाँ पे फेजर डायग्राम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसमें जो भी हमारा रिजल्ट आते हैं ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये थी मेरे दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल एसी की बातें थी। इसके बाद एसी सर्किट की जब भी बात की जाएगी दोस्तों, एसी सर्किट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हमारा जल्द ही इसका भी इंतजार खत्म होगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा फंडामेंटल एसी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा मैं एक चैप्टर यहाँ पे बताऊंगा वेरियस टाइप के पावर प्लांट्स जो हैं दोस्तों, पावर प्लांट्स को आप लोगों को डिस्कस करा दूंगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में पावर प्लांट्स भी आप लोग खत्म हो जाएगा। ठीक है, पावर प्लांट में इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पढ़नी, बेसिक पढ़ना है दोस्तों, चाहे हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होगा, चाहे हमारे थर्मल पावर प्लांट होगा, चाहे हमारा और भी जो पावर प्लांट्स हैं। बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स हैं भाई, यहाँ पे देखा गया है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पूछा गया है।
प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट के बारे में पूछा है, हाइड्रो न्यूक्लियर 3 पावर प्लांट के बारे में हमें पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब विजिट नियरली पावर स्टेशन, मतलब आप लोगों को विजिट करने के लिए बोला जा रहा है। और उसके बाद बोला गया है एलिमेंट्री ब्लॉक डायग्राम एवं मेंटेन्ड पावर स्टेशन, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट वीडियो जो था आप लोगों ने यहाँ पे सॉरी कंप्लीट कोर्स जो था यहाँ पे देखा है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो क्लासेस होंगी दोस्तों एप्लीकेशन पे होगी। एप्लीकेशन पे मैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे जो ये टॉपिक्स हैं, जो आप लोगों को छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, इनको भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बातें जो होंगी दोस्तों आपके एप्लीकेशन पे होंगी। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्लास को इनरोल कर लेंगे दोस्तों। अब इतनी भी आप लोगों को ये कंजूसी ना दिखाइए कि 99 रुपये का कोर्स न ज्वाइन कर पाए आप लोग, ठीक है। आप लोगों की अब जो क्लासेस होंगी दोस्तों, इसके बाद यानी चैप्टर हमारा 5 6 चल रहा है ना, चैप्टर 6 के बाद आप लोग की जो क्लासेस होंगी दोस्तों, आप लोग की अब हमारी जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो पीछे रह गया है, इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी दिक्कत हुए आप लोगों को डाउट्स हैं, हर एक डाउट्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हर एक चीज़ का सोल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्लासेस आप लोग को अपलोड होती हैं, क्या चीज़ें क्या इन्फॉर्मेशन है, हर एक चीज़ आप लोग को टेलीग्राम पे बताई जाती है। तो टेलीग्राम आप लोगों के लिए मस्ट रहेगा दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि भाई आप लोगों का अभी सेकंड सेमेस्टर है, अभी आप लोगों को फाइनल सेमेस्टर तक जाना है। तो स्टडी मेगा पॉइंट से जुड़ के रहना होगा, हर एक चीज़ को समझना होगा दोस्तों, तभी जाके हमारा क्या होगा, सेमेस्टर्स क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। 99 रुपये का कोर्स है, जल्दी से सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे और अपना स्टडी जो है अच्छे वे में करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम ये आप लोगों का देखिएगा दोस्तों, अभी तो आपका एग्जाम नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग समझ सकते हो कि अभी बीटीयूपी का जो जीकअप का है दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम भी आप लोगों का इसी में है, ठीक है। इसी मंथ के या हमारे जून में है, जून ही मंथ में है शायद। तो वो क्या क्या चीज़ें करवाएगा, वही पॉलिटेक्निक जो है दोस्तों, जो एंट्रेंस एग्जाम है, वही सेम टू सेम बीटीयूपी ही कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे एडमिशंस भी होने दोस्तों, और यहाँ पे हमें एग्जाम भी देना है। तो क्या करेगा, थोड़ा सेशन हमारा लेट होगा, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो जुलाई यानी जून के हमारे लास्ट वीक से या हमारे जुलाई के फर्स्ट वीक से हमारा एग्जाम स्टार्ट होना है, ठीक है। अब इससे आगे नहीं जाना है, यानी जून के हमारे लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक से हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बीटीयूपी में 3 साल तो वहाँ पे डिप्लोमा में गुजारा, उसके बाद 2-3 साल ऐसे ही गुजर गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ कितना हद तक सही है, ठीक है। तो जिसको एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें बता रख सकता है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स से पूछेंगे तो यही बताएंगे कि यहाँ पे आप लोगों का सेशन थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ पे भी दिक्कत होंगी, कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए खुला है, आज़ादी के साथ आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, गाली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। लेकिन अपने लिमिट में रह के हर एक चीज़ को करना है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।